नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। उत्तराखंड डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आइए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। राजधानी देहरादून में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर रात्रि परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि होमगार्ड का काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है, चाहे वो पर्यटन, तीर्थाटन और चारधाम से जुड़े हुए पहलू हुई क्यों ना हो, फिर विषम परिस्थितियों में ड्यूटी देना हो। होमगार्ड के जवान हर मौके पर पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं और इसी के दृष्टिगत से सरकार होमगार्डों के कल्याण के लिए हमेशा कृत संकल्पित है। डीजी होमगार्ड पीबीके प्रसाद ने मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद किया है। होमगार्ड जवानों के लिए भोजन भत्ता 100 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए किया गया। साथ ही वर्दी की जल्द ही भत्ता बढ़ाए जाने की बात कही गई। वहीं जो अन्य जिलों में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे उन्हें 140 रुपए भोजन भत्ता दिया जाएगा। आज सबसे पहले तो होमगार्ड स्थापना दिवस पर मैं सभी होमगार्ड्स के अधिकारियों को, हमारे वीर जवानों को जो अनवरत रूप से हमारे अनेक अनेक राज्य के अंदर होने वाले कार्यक्रमों को, चारधाम यात्रा को, कुंभ कांवड़ और अन्य आयोजन, इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करवाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं उन सभी को आज बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और होमगार्ड्स के जवान हमारे हर कठिन परिस्थिति, कोई स्थिति हो, उस स्थिति में मौके पर अपना योगदान देते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हमारी सरकार सभी होमगार्ड्स के जवानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। एक तो हमारा होमगार्ड जवान दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, उनको प्रतिदिन जो भोजन भत्ता है वो 50 रुपये बढ़ गया, मतलब 100 रुपये से लेकर 150 रुपये हो गया। और हमारा प्रशिक्षक ट्रेनिस है, उनको प्रशिक्षण के दौरान 140 रुपये हो गया। और एक और अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हुआ है, वो है कि अब तक हम लोग जो है वर्दी जो है वो खरीद के देना पड़ता है। वर्दी खरीद के फिर सिलाई करना, इतनी हजार लोगों को करना, थोड़ा सा आगे पीछे टाइट होना, फिर वो लोग लूज करते, वो सब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। अन्य स्टेटों में वर्दी भत्ता अलाउंस से मात्र एक दो पूरा देश में एक दो राज्य छोड़कर बाकी सब स्टेट्स में वर्दी अलाउंस दिया जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा किया, जो है वो वर्दी भत्ता अलाउंस होमगार्ड दिए जाने का। कितना दिया जाएगा वो बाद में आदेश होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारा होमगार्ड परिवार से बहुत आभारी हूँ। उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा किया। आज सबसे पहले तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल विपिन रावत की चतुर्थ पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने जनरल रावत के अदम्य साहस, उत्कृष्ट नेतृत्व और राष्ट्रीय सेवा के प्रति समर्पण को याद करते हुए कहा कि वो उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश का गौरव रहे। कार्यक्रम में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई और शहीदों के सम्मान के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास और सविता कपूर सहित कई जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनरल रावत का अनुशासित और प्रेरणादायक जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए मातृभूमि की सेवा पर हमेशा ही प्रेरित करेगा। और देहरादून से बड़ी खबर है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के विवादित बयान के बाद पोंटा साहिब गुरुद्वारा वो पहुंचे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने अरदास कर माफी मांगी और लंगर में सेवा की। रावत ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी समाज को आहत करना नहीं था। कोर्ट परिसर में अनजाने में निकले शब्दों पर नाराजगी उठने के बाद वे काउंसिल भी पहुंचे। वहां उन्होंने अधिवक्ताओं से अपनी बातचीत कर सफाई दी। अधिवक्ताओं ने उनकी बात सुनकर मामला वहीं शांत मान लिया। कुल मिलाकर रावत ने शांति और सद्भाव बनाए रखने की दिशा में कदम उठाया।
उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत को चुनाव हारना है या अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव हरवाना है तो वो धर्मपुर विधानसभा से चुनाव लड़े। वैसे आपको बता दें कि पिछले दिनों हरीश रावत ने अपने घर में माल्टा पार्टी रखी थी। हालांकि हरीश रावत समय समय पर उत्तराखंड के उत्पादों को लेकर घर में लोगों को बुलाकर दावत देते रहे हैं। अब इस माल्टा पार्टी पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि जाड़े के सीजन में माल्टा कहते हैं जो ताकत देता है, लेकिन हरीश रावत के लिए ये सब बेकार है। 2027 में एक बार फिर से भाजपा की जीत होगी। खासतौर पर धर्मपुर विधानसभा सीट को लेकर इन दिनों चर्चाएं चल रही है और हरीश रावत और उनके परिवार के किसी सदस्य की धर्मपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवारी को लेकर बात सामने आ रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि धर्मपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी लगातार चुनाव जीत रहे हैं और एक बार फिर से 2027 में बीजेपी की ही जीत होगी। देहरादून से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। बार एसोसिएशन के धरने पर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के सिख अधिवक्ता पर विवादित टिप्पणी को भाजपा ने राजनीतिक बौखलाहट करार दिया। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि रावत ने अपने शीर्ष नेतृत्व को खुश करने के लिए ये बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि रावत ने माफी मांगी, लेकिन ये पूरे देश में विरोध के बाद की गई माफी है। चौहान ने सलाह दी कि भविष्य में हरक सिंह रावत को अपने बयान को सोच समझ कर देना चाहिए। कुल मिलाकर भाजपा ने इस मामले को राजनीतिक अवसर के रूप में देखा और रावत की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। देखिए, आदरणीय हरक सिंह रावत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और जिस तरह से इन दिनों वो बौखलाहट में बयान दे रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी का द्वंद्व है, उस जो प्रतिस्पर्धा उनके अंदर उनके पार्टी में चल रही है कि अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए इस तरह के वो व्यक्तिगत आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन उस बौखलाहट में उन्होंने जिस प्रकार से सिख समाज के का अपमान किया है वो बहुत ही निंदनीय है और क्षमा योग्य नहीं। हालांकि उन्होंने अपने बयान पर माफ़ी मांगी है और माफ़ी उन्होंने तब मांगी है जब पूरे देश के अंदर सिख समाज में एक तरह से उबाल आ गया है। और मुझे लगता है कि आदरणीय हरक सिंह रावत जी को कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। गोवा के अरपोरा क्षेत्र में हुए नाइट क्लब अग्निकांड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि इस घटना में उत्तराखंड के भी कई लोग हताहत हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत से फोन पर वार्ता कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस दुर्घटना में उत्तराखंड के 5 युवाओं की मौत हुई है। वहीं राज्य सरकार ने इस मामले में जरूरी कदम उठाने के स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। गोवा में हुई घटना पर उत्तराखंड सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने के आसार है और इससे लोगों को सूखी ठंड से निजात मिलने की संभावना है और इसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने कमर कस ली है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग आगामी 23 दिसंबर को शीतलहर से बचाव संबंधित कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं कि शीतलहर से बचाव की तैयारियां समय से पूरी कर ले। ऐसे में जिला स्तर पर तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई है। देहरादून नगर निगम समेत प्रदेश के नगर निकायों की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। हालांकि कुछ दिन पहले ही सीएम धामी ने ठंड और शीतलहर से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों में अलाव के साथ साथ सभी रैन बसेरों में पर्याप्त व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और चीफ सेक्रेटरी सर के द्वारा लगातार हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं और हम लोगों ने जनपदों को निर्देश भी जारी किए हैं कि शीतलहर से बचाव की तैयारी कर ली जाए। जनपदों द्वारा इसमें तैयारी कर ली गई है। अब देख रहे हैं देहरादून नगर निगम में या अन्य नगर निकायों में जहाँ जहाँ आवश्यक है सब जगह अलाव जलाने की कार्रवाई की जा रही है। कंबल वितरण के बारे में कहा गया है और जहाँ रास्ता बंद होने की संभावना होती है, जहाँ बर्फबारी के कारण रास्ता बंद हो जाता है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में अगले फरवरी तक के लिए राशन और आवश्यक जो संसाधन है
जिसमें पेट्रोल के, डीजल का भंडारण, खाद्यान्न का भंडारण, दवाइयों का भंडारण और जो आवश्यक सामग्री है उसका भंडारण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार से जहाँ भी रेन बसेरे की आवश्यकता है, एक सर्वे करके देख लिया जाए कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर सोते हैं, उनके लिए रेन बसेरे की व्यवस्था कर ली जाए। और हम लोग बहुत जल्दी एक कार्यशाला, अभी 23 तारीख को हम लोग प्रस्ताव कर रहे हैं, जिसमें सभी जनपद के लोग और सभी विभाग के लोग जुड़ेंगे। उसमें डिटेल कार्यशाला हम लोग आयोजित करेंगे, डिटेल में चर्चा की जाएगी, तैयारियों के बारे में चर्चा करेंगे, परीक्षण करेंगे कि क्या तैयारी हमारी, क्या स्थिति है और भविष्य में क्या क्या करने की आवश्यकता है, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। और बाकी निर्देश जो भारत सरकार से, एनडीए में से, होम मिनिस्ट्री से मिलते हैं, लगातार जनपदों को निर्देश दिए जा रहे हैं और जनपदों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी इन दिनों न सिर्फ पर्यटकों की भीड़ से गर्म है, बल्कि राजनीतिक बयानबाजी से भी माहौल तब क्या है। मसूरी के विकास और अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गए हैं। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप की बौछार करने में जुटे हैं। कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह मल और सोनिया आनंद रावत ने मसूरी की अव्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेताओं का आरोप है कि मसूरी में विकास की बड़ी बड़ी घोषणाएं सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई है। उन्होंने दावा किया कि 2027 में जनता भाजपा को इसका जवाब देगी और राज्य में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। कांग्रेस के आरोपों के जवाब में भाजपा के युवा नेता आर्यन देव उनियाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जनता समझदार है और उसे पता है कि देश और प्रदेश में विकास किसके नेतृत्व में हो रहा है। मसूरी के विकास का लेकर दोनों दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज रहा। जहां कांग्रेस विकास के नाम पर झूठे दावे का आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा संगठित विकास का दावा कर रही है। आम जनता ये देख रही है कि इस सियासी तकरार के बीच मसूरी की असली समस्याएं जाम, अव्यवस्था, अवैध निर्माण, पटरी व्यापारियों की परेशानी और विस्थापित परिवारों का मुद्दा कब और कैसे सुलझेगा। आज स्थिति है कि जब से लगे 2 साल से पूरे शहर की स्थिति बड़ी खराब हो गई। फिर ये रख रखाव के लिए पालिका ने पीडब्ल्यू को दे रखी है। आप देखेंगे कि जहाँ तक तारकोल है वहाँ तक व्हाइट पट्टी बांध दी, जबकि कभी माल रोड में ऐसा नहीं हो। माल रोड आर पार है, जितनी भी है उससे ये संकेत मिलता है पर्यटकों को कि शायद जो व्हाइट पट्टी है इसके बाद जो है ये पार्किंग का स्थल है और पार्किंग होती है। न शासन प्रशासन, स्थानीय प्रशासन कोई और विशेष ध्यान नहीं दे रहा। आज माल रोड की स्थिति है कि आपने मेरे को 11:30 बजे का टाइम दिया, हमने गाड़ी मंगाई, मैं यहाँ पर 12:15 बजे पहुँचा हूँ। क्या स्थिति शहर की है, ट्रैफिक जाम है, लंडौर पूरा जाम है। आदमी कैसे चलेगा, कैसे इस शहर का उत्थान कैसे होगा। अगर हम कोई बयान देते तो विपक्ष वाले चिल्लाते साहब तो इनके पास कोई काम नहीं है, हमारे अच्छे कामों को वो करते। लोग कहते अरे साहब गणेश जोशी ने किया, सब कुछ नहीं किया। मैं गणेश जोशी क्या मुख्यमंत्री है प्रदेश का? आज सड़क का ये हाल है कि आदमी पैदल नहीं चल सकता। आज टूरिस्टों को कोई सुविधा नहीं है, कहाँ पर वो करे। जो चिंता का विषय है कि मसूरी कैसे सुधरे, कहाँ है पार्किंग। आपने जो है 5 साल से पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस जो है एक्वायर कर दिया है और आज तक वहाँ पर कोई जू नहीं रेंगरी, ना कोई वहाँ पर पत्थर लगा। आपने इन 84 परिवारों के लिए मुख्यमंत्री जी से शिलान्यास कराया, वो आज कहाँ पर है? कहाँ पर धरातल पे जो आप बोलते हैं, मैं तारीफ करूँगा अपने विधायक की। आप मेरे को कोई ऐसे अच्छा कार्य बता दें जिससे कि समाज को और मसूरी को जो है तरक्की मिली हो। पुल बना है मसूरी से नीचे, वहाँ पर जाम इतना बुरा है कि मैं सोचती हूँ कि जब अभी सीजन शुरू होगा, सीजन तो वैसे हमेशा ही रहता है, लेकिन जब सीजन शुरू होगा तब वहाँ पे क्या हाल होगा। तो पदचिन्हों पर भी उनके चलने की कोशिश करनी होगी। जो अभी मौजूदा सरकार है, मौजूदा मंत्री जी हैं, उनको किसी की बात ही नहीं समझ में आ रही है। हम तो बोल ही सकते हैं और जब हम बोलते हैं तब इनको कड़वा लगता है। तो हम तो आए हैं, तो हम तो इस महामानव के आगे खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं भाई जोशी जी से कि जोशी जी
कम से कम यहाँ पर इतनी जो परेशानियां हैं उसके ऊपर गौर नज़र कर लीजिए। अगर गाड़ी से उतर गए हों आप नीचे और हवाई जहाज से आप नीचे उतर गए हों, लेकिन उनको सुनाई नहीं दे रहा है। अब मैं आती हूँ, ये देखिए रेडी पटरी वाले लोग, अभी मैं जब एंटर हुई हूँ तब काफ़ी रेडी पटरी वाले लोग मुझे मिलते हैं। वो सभी लोग परेशान हैं, ना उनकी कहीं पे व्यवस्था है, अव्यवस्थित रूप से आपने मसूरी का हाल क्या बना रखा है। अरे भाई, हम सब साथ मिलकर के चाहते हैं कि मसूरी सुंदर बने, मसूरी में व्यवस्था तरीके से हो, लेकिन कौन यहाँ पे काम कर रहा है मुझे बताइए। हम तो चिल्ला सकते हैं, काम की कलम तो आपके हाथ में है, लेकिन आप करना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं आकर के। हम एक ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत सोचें, मैं तो पिछले 10 साल से आके यही आवाज़ उठा रही हूँ कि भैया मसूरी को सुधारिए। अभी मैं कल मैं देख रही थी, एक आप हमारा किताब घर से नीचे आप जाकर के देखिए, पूरी सड़क बैठ रही है, वहाँ पर बैठ रही है। आप ये देखिए कि आने वाला भविष्य क्या है। हम लोग राजनीति को, अभी मैं आज राजनीति करने नहीं आई हूँ यहाँ पर। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, सबसे बड़ी अदालत जनता होती है समाज की, और नेताओं को भी आईना जनता दिखाती है। और जब हम जाते हैं, हम अपनी बात जनता को पहुँचाते हैं। आप जितने भी स्टेट्स के आपने इलेक्शन देखे होंगे, भारत के पार्लियामेंट के बाद के इलेक्शंस में भारत ने एक ही व्यक्ति पे भरोसा किया है और एक ही पार्टी पे भरोसा किया है, वो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी। अभी आपने बिहार के चुनाव के रिजल्ट भी देखे होंगे। आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा, थोड़ा सा आईना दिखाना चाहूँगा। नाम नहीं लूँगा कि सब मेरे से बड़े हैं। जब मेरे पिताजी अध्यक्ष हुआ करते थे और जब वहाँ प्रोजेक्ट्स लेके आते थे, चाहे ट्रैम ट्रेन हो, श्री रविशंकर जी की यूनिवर्सिटी हो, बिरला जी का हॉस्पिटल हो, तब यही कांग्रेस के नेता, यही विपक्ष टांग खींचते थे, विधानसभा में टांग खींचते थे, रोड पे आते थे, जनता को बरगलाते थे। तो तब विकास क्यों नहीं होने दिया? और आज जब हमारी मीरा सकलानी जो यहाँ की अध्यक्ष है, 1 साल चुनाव उनको हुआ है, आपने तो 15-15 साल राज किया, आपने तो। हरिद्वार में लघु व्यापारियों के लिए एक और वेंडिंग जोन तैयार किया गया। मेयर किरण जैसल ने भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 बोरियल क्षेत्र के तीसरे वेंडिंग जोन में लाभार्थियों को लकी ड्रॉ के जरिए दुकानें आवंटित की। आयोजन में नगर निगम के अधिकारी और व्यापारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में हरिद्वार नगर निगम के द्वारा विकसित तीसरे वेंडिंग जोन में 10 लाभार्थियों को लकी ड्रॉ के जरिए दुकानें आवंटित की गई। मेयर किरण जैसल ने खुद पर्ची निकालकर दुकानों का आवंटन किया और सभी लघु व्यापारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले से पहले शहर में सभी पंजीकृत रेडी पटरी व्यापारियों को व्यवस्थित रूप से वेंडिंग जोन में स्थापित किया जाएगा। मेयर ने यह भी बताया कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत सभी छोटे कारोबारियों को स्वरोजगार का अवसर दिलाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अवसर पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने भी नगर निगम और प्रशासन का आभार जताते हुए शहर के अन्य वेंडिंग जोन में मूलभूत सुविधाएं और सौंदर्यीकरण की मांग दोहराई। देखिए, पहले तो मैं संजय चोपड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमेशा ये जनता के साथ खड़े रहते हैं और उन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, जिसमें हमने 10 मेंबरों को आज पर्ची निकाल के उनके नाम चिन्हित किए हैं। और वहाँ पे सेक्टर 2 पे जो भी वेंडिंग जोन है उसमें हम 10 जो व्यक्ति हैं उनको उनकी पर्ची निकाली है। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जनता के लिए आगे बढ़ चढ़कर कार्य करें। और मैं हमेशा जनता के साथ हूँ और मुझे हरिद्वार में सेवक के रूप में चुना है, तो मेरी यही प्रक्रिया रहेगी कि मैं सभी के साथ। देखिए, आज जो हमारा भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 वेरियल का जो हमारा वेंडिंग जोन है, तीसरा वेंडिंग जोन, उस वेंडिंग जोन के दूसरे चरण की प्रक्रिया को अपनाया गया। और 10 वेंडर जिन लोगों ने पैसे जमा कर रखे थे, लगभग मैं समझता हूँ 1.5 वर्ष उनका हो गया था पैसे जमा हुए, तो हमने मेयर महोदय से भी रिक्वेस्ट करी थी और MNA साहब से भी हमने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई वो जिन लोगों ने पैसे जमा कर रखे हैं उनको या तो दुकान दो या उनका पैसा वापस करो। तो अमूमन पैसा वापस नहीं हो सकता था, दुकान ही दी जाएगी, क्योंकि दुकान के एवज में उन्होंने पैसे दे रखे हैं। तो आज जो है आपने देखा होगा पारदर्शिता, अति पारदर्शिता अपनाते हुए स्वयं जो है पहली पर्ची जो है मेयर साहब ने निकाली और दूसरी पर्ची जो है तमाम स्ट्रीट वेंडरों ने निकाली। जो यहाँ पर 10 लाभार्थी थे उन सब लोगों ने लक्की ड्रा अपनाया गया। लक्की ड्रा अपनाकर जो है आज नगर निगम द्वारा विधिवत रूप से, संवैधानिक रूप से उनके नाम 10 दुकान अलॉट हो गई है। देखिए, पहले तो मैं संजय चोपड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमेशा ये। प्रदेश से बड़ी खबर है, 14 लाख राशन उपभोक्ताओं को सरकारी राशन की दुकानों से नमक मिलने में जनवरी तक देरी हो सकती है।
एनसीसीएफ ने खाद्य विभाग को नोटिस के जवाब में कहा कि नमक में 2% तक अघुलनशील तत्व मौजूद हो सकता है। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि नमक में रेत मिलने की शिकायत पर सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। जांच में अघुलनशील तत्व पाए जाने के बाद नमक की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। अधिकारी ने कहा कि शासन से दिशा निर्देश मिलने के बाद ही वितरण शुरू किया जाएगा। कुल मिलाकर तकनीकी पेच के कारण राशन वितरण प्रभावित हुआ है। राज्य में जो है समस्त कार्डधारकों को नमक का भी वितरण कराया जा रहा था, जो अभी सैंपलिंग में कुछ उसमें अधोमानक पाए जाने के कारण उस पर शासन द्वारा उस पर रोक लगाई गई है। और उसके बाद जैसे भी जो निर्देश शासन से प्राप्त होंगे उसके अनुसार ही जनपद में जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य में जो है और मसूरी के मॉल रोड पर सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण का नया विवाद खड़ा हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने पिक्चर पैलेस और ग्रीन चौक पर कोबल स्टोन हटाकर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने की कवायद शुरू कर दी है और इससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई है। सर्दियों और बर्फबारी के कारण टाइल्स फिसलन भरी होने का डर है। इससे पर्यटकों और राहगीरों की सुरक्षा का खतरा है। नगरपालिका और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर योजना और निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाया। कहा कि जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। भाजपा ने भी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है और कहा कि गलत फैसले सरकार और शहर की छवि को प्रभावित कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता ने बताया कि कोबल स्टोन उखड़ रही थी, इसलिए इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई जा रही है, लेकिन मुख्य सड़क पर डामरीकरण या सीसी वर्क पर उच्च अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। स्थानीय लोग और व्यापारी चाहते हैं कि पर्यटन सीजन से पहले सड़क पूरी तरह से सुरक्षित और दुरुस्त की जाए, ताकि पर्यटन, व्यापार और शहर की छवि पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। करोड़ों की लागत से माल रोड बनाई गई है। ना तो हमारी समझ में आता है, मुझे लगता है ना तो आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, ना जनता के समझ में आ रहा होगा कि जो एक गाड़ी कमाई है जो जनता के पैसों की, ये कहाँ ठिकाने लगाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे जहाँ कोवल पत्थर बिछाए गए थे, अगर ऐसे ही पत्थर लगाने तो वही ठीक थे, स्लिप तो उन पर भी हो ही रहे थे। ये तो उससे ज़्यादा स्लिपी पत्थर नज़र आ रहे हैं। जहाँ लोक निर्माण विभाग को कार्य करना होता है, अभी एक बस स्टैंड पे एक टैक्सी गिरी थी, अभी आप जाइए वहाँ खबर आप बना सकते हैं, अभी तक 10 दिन बीत चुके हैं, रेलिंग नहीं लगी। जो काम इन्हें करने हैं वो तो ये करते नहीं है। मसूरी गैस के बैंड पे आप देखिए जाके, पिछले 6 महीने से हम उनको बोल रहे हैं कोने का गड्ढा भर दीजिए, गड्ढा इनसे भरा नहीं जाता है। तो किस प्रकार की इनकी कार्यप्रणाली हमारे को समझ में नहीं आता है। जो माल रोड का सौंदर्यीकरण माननीय मंत्री जी के माध्यम से कराया, उस माल रोड के सौंदर्यीकरण से मसूरी की माल रोड में 4 चांद तो लगे हैं और उससे मसूरी में ड्रेनेज सिस्टम से लेके जो हमारी बिजली की तारें ज़मीन में चली गई थी, सीवर लाइन अंडरग्राउंड हो गई थी, रोड के अंदर ही हो गया, सब कुछ अंडरग्राउंड सिस्टम हुआ, उससे तो सब कुछ ठीक है। पर जो स्थानीय जनता की मेन समस्या है, वो समस्या केवल ग्रीन चौक और पिक्चर पैलेस या इक्की दुक्की ऐसी जगह है जहाँ पर कोबल स्टोन लगातार उखड़ रहे हैं और फिसल के वहाँ पर लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से हमने लगातार इसका विरोध किया है कि जो लोगों के साथ यहाँ पर जान माल का नुकसान हो रहा है, उसको देखते हुए यहाँ से कोबल स्टोन को हटाया जाए और यहाँ पर सीसी या डामरीकरण कर दिया जाए। और हमने माननीय मंत्री जी और हमारे माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी ने भी इस बात का समर्थन किया था। मुख्य चौराहा है, यहाँ पे लगातार पत्थरों में फिसलन की शिकायतें आ रही थी। यहाँ पे कई स्कूटी चालक यहाँ पे कई बार गिर चुके हैं, जिसको देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग ने, लोक निर्माण विभाग ने निर्णय लिया कि ये पत्थर फिसल रहे हैं तो इसकी जगह एक वैकल्पिक टाइल की व्यवस्था करी गई है और जिसके अवज में अभी यहाँ पे 2-3 दिन से यहाँ पे खुदाई चालू हो गई है। थोड़ा व्यवस्था हो रही है, दिक्कतें हो रही है, यातायात को लेकर थोड़ा दिक्कतें हो गई। इसके लिए हमने अभी तुरंत मैंने जेई साहब से भी बात करी है और मैंने अभी उन्हें फ़ोन के माध्यम से भी सूचित किया गया और उनसे मैंने निवेदन किया रहा है कि ये जो भी कार्य वो कर रहे हैं वो रात में करें ताकि जनता को कोई दिक्कत ना हो। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पर्यटन और तीर्थ स्थलों को हेली सेवा से जोड़ने का मेगा प्लान शुरू कर दिया है और इस योजना के तहत केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब, ओली, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, नैनीताल समेत कई प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थल रोजाना ही हेलीकॉप्टर सेवा से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हेलीकॉप्टर सिर्फ इमरजेंसी या वीआईपी के लिए नहीं बल्कि आम तीर्थ यात्री, बुजुर्ग और बच्चे भी अब इसका लाभ उठाएंगे।
इससे सड़क के थकाऊ सफर को 30 से 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। स्थानीय युवाओं को पायलट, टेक्नीशियन, ग्राउंड स्टाफ के रूप में रोजगार मिलेगा। साथ ही होम स्टे, दुकान, गाइड और टैक्सी व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का दावा है कि अगले कुछ महीनों में पूरे राज्य के प्रमुख पर्यटन और सीमांत क्षेत्रों में नियमित हेली सेवा शुरू कर दी जाएगी। इससे उत्तराखंड का पर्यटन विश्व स्तर पर आगे बढ़ेगा। एयर कनेक्टिविटी हमारा बहुत प्राथमिकताओं में से है, क्योंकि राज्य के अंदर जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं और आपदा की स्थितियां बनती हैं, उसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर्यटकों का बहुत बड़ी संख्या में आना जाना है। सभी स्थान हमारे जो प्रमुख स्थल हैं वो हेली सेवा से जुड़े, जिससे कि हमारा स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा, पर्यटन भी बढ़ेगा। इसलिए हम इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी हमारा फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।